भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं वो मुलाकात जो हम करेंगे सुप्रसिद्ध कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मिथिलेश मिश्रा जी के साथ। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद त्रिपाठी जी। दोस्तों ये भी आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम का विषय है कॉस्मेटिक सर्जरी और इससे जुड़ी भ्रांतियां। तो जब ये विषय की बात करते हैं और इसको कई बार हम सुनते हैं समझते हैं तो कई लोगों में कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी को लेकर एक भ्रांति फैल जाती है, एक धारणा बन जाती है, एक डर पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं और अपने सुनने वालों को भी डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि कॉस्मेटिक सर्जरी और कॉस्मेटोलॉजी में अंतर क्या है। काफ़ी पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। मीन्स जिसको कह सकते हैं कि बाय नेम कॉस्मेटिक सर्जरी की जब बात आती है तो ऐसी चीज़ जो कि पहले से बेहतर किया जा सकता है जिस चीज़ को सर्जरी के द्वारा, तो ऐसी विधा जिसमें हम कोई भी चीज़ का रीशेपिंग या रीमॉडलिंग करते हैं। जैसे किसी का नाक अच्छा नहीं दिख रहा है तो अगर हम सर्जिकली उस नोज का करेक्शन करते हैं पहले से बेहतर बनाने के लिए, तब इसको कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ बिना सर्जरी के किसी दूसरे माध्यम के द्वारा, नॉन सर्जिकल टेक्निक के द्वारा या मिनिमली इन्वेसिव या मिनिमल इंटरफेरेंस के द्वारा अगर हम उसको खूबसूरत या बेहतर बनाते हैं तब उसको कॉस्मेटोलॉजी कहते हैं। ये दोनों में फर्क है। फर्क ये है। तो देखिए जहाँ सर्जरी का शब्द आता है वहाँ सर्जरी यानी शस्त्र क्रिया होती ही है। बिल्कुल। वो अपने अनुसार होती है, उसकी टेक्निक्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो सर्जरी कहलाती है। यस। ये हम जानना चाहेंगे कि कॉस्मेटिक जो सर्जरी है कहाँ कहाँ होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान, हर एक आदमी या औरत, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है तो उसको अपनी एक बॉडी की एक इमेज होती है, एक उसका अपना एक पर्सनालिटी कह सकते हैं कि इमेज होती है, व्यक्तित्व होता है। और हर एक आदमी या एक औरत अपने आप को खूबसूरत दिखना या चाहता है को खूबसूरत दिखे। ये सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं है या यंगस्टर्स में नहीं है, आजकल की जो जनरेशन यंग जनरेशन उनमें नहीं है, बल्कि ये मैंने देखा है कि इवन 80 साल के लोग भी अपने आप को खूबसूरत या बेहतर देखना या दिखना पसंद करते हैं। इसीलिए दर्पण भी देखा करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए वो दर्पण भी देखते हैं और बार बार देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं। मुझे लगता है कि शायद उसमें ये छुपा रहता है कि हम इस पर्टिकुलर एंगल पर हम ज़्यादा खूबसूरत या बेहतर दिख रहे हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है हमारा एज ए सर्जन, वो सर से लेकर के पांव तक हर एक जगह पर है। अगर हम सर की बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट, बाल किसी के कम हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। जिसको कि एक यंग लड़का 20 साल 22 साल का अगर उसको बाल नहीं है तो बालनेस जो होती है, गंजापन जो होता है, वो ऑल ऑफ सडन उसकी एज को बढ़ा हुआ दिखाता है। तो अगर हम उस बाल को लगा सके, प्रत्यारोपित कर सके, जिसको हम हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं, तो उसकी एज उसकी एक्चुअल एज के बराबर लगने लगती है, न कि जो ज़्यादा दिख रही थी। तो उसका अपना एक इमेज इम्प्रूवमेंट होता है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। इसी तरीके से किसी के चेहरे में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी नहीं लग रही है, खुद उस आदमी को या बाकी लोगों को, किसी का होंठ चेहरे के प्रोपोर्शन से बड़ा दिख रहा है, वो चाहे नीचे का ऊपर का या छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, नोच छोटी है या बड़ी है या टेढ़ी है। ऐसे ही कई बार चीक पर अननेसेसरी जो मार्क्स होते हैं, रिंकल्स हैं, या कुछ ऐसा फोल्ड्स है या कोई धब्बा है जो पसंद नहीं, या गले में कई बार झुर्रियाँ आ जाती हैं, लाइंस दिखने लगती हैं, फोल्ड्स दिखने लगते हैं। इसी तरीके से किसी लड़की का जो चेस्ट का साइज है वो अगर
उसके अनुसार छोटा या बड़ा या लूज है, तो शी फील्स वेरी अनकंफर्टेबल। उसको अगर हम उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार बना सकें, छोटा है तो हम बड़ा कर सकें, बड़ा है तो छोटा कर सकें, लूज है तो टाइट कर सकें। इसी तरीके से किसी का टमी या जो पेट बोलते हैं, उसको कई बार एक हैंगिंग फोल्ड बन जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं जी, या वो बैठने में, उठने में, चलने में दिक्कत होती है। तो अगर हम उस चीज़ को कम कर सकें, इसी तरीके से कुछ लोगों का पूरी बॉडी अच्छी है लेकिन सिर्फ हिप बहुत भारी है, उसको अगर हम कम कर सकें, या कोई आदमी चल रहा है उसकी थाई एक दूसरे से रब कर सक रही हैं, तो हम उस चीज़ को जो एक्स्ट्रा फैट है वहाँ से अगर निकाल सकें। या कई बार आप देखेंगे बिल्कुल यंग एज में ही हाथों में जो एक ग्लो होता है, फेस पर जो ग्लो होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, एक यूथफुलनेस जो बोलते हैं, एक आदमी यंग है, यंग दिखना चाहिए, तो वो जो यूथफुलनेस है, एक जिसको बोलते हैं कि यौवनावस्था है, जिसमें कि दिखता है कि इस आदमी के चेहरे पर एक चमक है, एक आभा है, वो चीज़ को अगर हम मेंटेन कर सके, तो यहीं पर हमारा कॉस्मेटिक सर्जरी का जो रोल है या कॉस्मेटोलॉजी का या इस विधा का, वो फुलफिल हो जाता है। तो पूरा सर से लेकर पैर तक हमारा रोल है हर जगह पर, और हमारा जो रोल है उसमें बेसिक यही है कि जो आज है, जो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको हम निश्चित रूप से अच्छा बना सकते हैं अगर हम उसमें कुछ परिवर्तन है, कुछ चीज़ें एडअप करना होता है एडअप करते हैं, कुछ चीज़ें निकालना होता तो निकालते हैं, उसको रीशेपिंग करते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि कॉस्मेटिक सर्जरी से जीवन में कितना परिवर्तन किस हद तक लाया जा सकता है, ये पद्धति कितना कार्य करती है? सवाल तो काफ़ी आपने मुश्किल पूछा है जी, इसका जवाब थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा इसमें। कि कॉस्मेटिक सर्जरी में अगर देखा जाए तो चेंजेस तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम जिसमें बिलीव करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अभी किसी के बाल सर पर नहीं है, अलग अलग ग्रेडिंग होती है, जो गंजापन होता है 1 2 6 7 8, तो ये जो अलग अलग ग्रेडिंग है उसमें अगर हम बालों को जैसे लगा दें, तो हम बाल जहाँ से उठाते हैं और उसको जितना नेचुरल से नेचुरल वे में हम कर सकें जी। इसी तरीके से जैसे अगर किसी का चेहरा है, कोई जैसे बोलता है, हमारे पास भी कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर मेरे चेहरे का ये जो चीक बोन है ये थोड़ा सा बहुत नीचे दबा हुआ है, जिसके कारण जब मैं हंसता हूँ या मेरे चेहरे का जो रूप रंग है वो अच्छा नहीं दिखता। तो हम यहाँ पर परमानेंटली उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, हम उस बोन को आगे ले आ सकते हैं अगर पीछे है या दबा हुआ है, या अगर बाहर कई बार कुछ लोगों का आप देखेंगे दांत काफ़ी बाहर है तो उसको हम पीछे ले जा सकते हैं। किसी का नोज पर एक एक्स्ट्रा हम्प या एक्स्ट्रा ग्रोथ टाइप की दिखती है बोन में, उसको हम निकाल सकते हैं या उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कई बार कुछ लोगों का आप देखेंगे तो जो एक फेस का लुक होता है ना, वो ऐसा होता है कि एक जैसे अलग अलग आपको सब चीज़ें अच्छी हैं, किसी का आइज़ बहुत अच्छी है, किसी का नोज बहुत अच्छा है, किसी का लिप बहुत अच्छा है, बट ओवरऑल अगर उस चीज़ को एक पैटर्न में ढाला जाए और एक फेस बनाया जाए तो वो शायद अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वो डिससेटिस्फैक्शन ऑफ ओन सेल्फ होता है, खुद से अपने आप को एक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो रैशनल नहीं होता, अनुपातिक नहीं होता। यस, अनुपातिक नहीं होता है, प्रोपोर्शनेट नहीं होता। तो हम इसमें जो कोशिश करते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, वो यहीं पर कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ अपने प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर आदमी का इस फेस में नोज की ये जो साइज है ये परफेक्टली फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, प्लस वो कहीं से भी हमारी सर्जरी के बाद आर्टिफिशियल लुक नहीं लगना चाहिए। मीन्स इसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस आदमी का या इस लड़की का कोई ऑपरेशन हुआ है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। अगर ये किसी को पता चल जाता है तब हम अपने विधा के द्वारा जस्टिस नहीं कर रहे। किसी को पता चलेगा कि यार इसकी नोज इसलिए अच्छी दिख रही है क्योंकि इसने सर्जरी कराया है, तो फिर वो सर्जरी कराने का फायदा नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, यहाँ एक भ्रम सा हो जाता है कि आप कितनी भी बेहतरीन कॉस्मेटिक सर्जरी कर दें, लेकिन निशानात की बात होती है। जैसे आपने कहा कि वो अगर किसी को पता चल गया तो काम ही क्या किया। बिल्कुल, कुछ निशान छूट जाते हैं सर्जरी के बावजूद, तो क्या वो वाकई मिट जाते हैं या इनविजिबल होते हैं? जो मेरे पास पेशेंट लोग आते हैं, सर मुझे जो निशान है ना ये नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए, स्पॉटलेस स्किन। हम लोग बोलते हैं इन कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी में कि निशान आपके वैनिश नहीं हो सकते, गायब नहीं हो सकते। अगर कोई एग्जिस्टिंग स्कार है वो कम हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, नहीं दिखेगा एक कन्वर्सेशनल डिस्टेंस से,
लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपका ये निशान पूरा गायब हो जाएगा, जो कई बार एड्स में भी आता है कि ये क्रीम लगा लो या ऐसा कर लो, वो वैसा संभव नहीं है, क्योंकि एक हीलिंग का अपना एक प्रोसेस होता है। वो हीलिंग के प्रोसेस में जो एक कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप नहीं रोक सकते। कहीं पर कट है तो हील होगा तो एक मार्क्स आएगा। एक डिफरेंस होता है बिटवीन प्लास्टिक सर्जन एंड अदर पीपल। जैसे लोग बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी कराने से क्या फायदा अगर निशान ही रह जाते हैं, तो जब हमारे निशान होते हैं वो बहुत फाइन, पतले और एज फार एज पॉसिबल नियरली इनविजिबल होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात, दक्षता की बात है। बिल्कुल। लेकिन निशान नहीं रहते हैं अगर मैं ये बोलूं तो वो गलत है। यस, एक और इसी में मैं एडअप करना चाहूंगा कि जब हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं और करते हैं तो लोग बोलते हैं साहब प्लास्टिक सर्जरी उनका हुआ वो तो निशान दिख ही नहीं रहा है। तो मैं बोलता हूँ निशान इसलिए नहीं दिख रहा है कि निशान नहीं है, बल्कि हम निशान का जो प्लेसमेंट है, उसकी पोजीशनिंग वो ऐसे करते हैं कि बाहर से आपको ना पता चले। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे नोज की सर्जरी है, तो हम उसको कट नोज के अंदर अगर लेंगे तो बाहर से कैसे दिखेगा, आप समझ रहे हैं ना। आपने नथुने के भीतर से अगर सर्जरी की है, बिल्कुल, तो बाहर तो दिखाई बाहर से नहीं दिखाई देगा। बट निशान नहीं है अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या तो मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये चीज मैं चाहता हूं कि क्लियर हो जाए लोगों को। बहुत अच्छी आपने साफ गोई वाली बात की। एक चिकित्सक को जो शपथ ली जाती है चिकित्सक बनने के दौरान, उसको वो वादा निभाना चाहिए और चीटिंग से और भ्रम पैदा करने से बचना चाहिए। चेहरे का जादू, चमक, आभा, ओजस्व, तमाम पर्यायवाची शब्दों से कॉस्मेटिक को उभारा जाता है। तो कितने प्रकार की ये सर्जरी होती है और किन किन अंगों पर लागू होती है, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। वेल, कॉस्मेटिक सर्जरी की अगर बात करें तो सर्जरी और कॉस्मेटोलॉजी दोनों को ही हम इंक्लूड कर लेते हैं, तभी मुझे लगता है कि कंप्लीट विषय हो पाएगा। जी जी। तो अगर हम बोले कि जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, दे आर आल्सो वेरी मच कॉमन, काफ़ी कॉमन है वो और काफ़ी इफिशियंट भी है। वो बेसिकली उसमें जैसे लेजर आता है, कुछ अल्ट्रासोनिक मशीन्स आते हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लेजर है, कुछ क्रीम्स है, कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी है, मीन्स अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि किसी के चेहरे को या किसी पर्टिकुलर पार्ट को हम खूबसूरत या बेहतर या चमकदार बना सकते हैं। सर्जिकल पार्ट वहां पर आता है जहां पर कि कोई जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं या जहां पर हमको इफेक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, किसी कुदरती संरचना को बदलना है, तो वहां पर आप सर्जरी की बात कर सकते हैं। या जहां पर आपको लगता है कि कोई भी नॉन इन्वेसिव या नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें सर्जरी हम नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है अगर वो काफी टेम्पररी है, कुछ एक महीनों या कुछ एक हफ्ते का है, लेकिन अगर उसी का जो सर्जिकल अल्टरनेट है अगर वो लॉन्ग लास्टिंग है, मोर देन 3 years 5 years, तो वहां पर कॉस्मेटिक सर्जरी प्रेफर किया जाता है। तो आइडियली इसमें किसी चीज के लिए कोई भी प्रॉब्लम अगर है, किसी को लगता है, तो इसमें एक सबसे आदर्श स्थिति तो ये है कि जो भी आदमी इस बात को कर रहा है, जो सर्जन, उसको दोनों विधाओं की जानकारी होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि अगर हम हेयर में मेडिसिन दें या सर्जरी करें या इस पर्टिकुलर स्टेज पर कौन सी चीज बेहतर है, या उसकी अपनी एक टीम हो जहां पर कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हो और कॉस्मेटिक सर्जन भी हो, और किसी भी प्रॉब्लम में दोनों मिलकर के डिस्कस करें कि इस चीज के लिए ये बेहतर चीज है। जो हमारे क्लाइंट है, जो पेशेंट कह सकते हैं उनको, तो वो जब आते हैं तो उनको भी, मुझे लगता है इस आपके माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल जानिए, उसकी डिग्री जानिए, उसका क्वालिफिकेशन जानिए, उसका एक्सपीरियंस जानिए। यहाँ मैं ये भी साथ में प्रश्न के जोड़ना चाहूंगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी कौन कर सकता है। इसीलिए मैंने ये सवाल एक्चुअली मैं बोल रहा था उसी बात पर जी। कि आप अपने सर्जन को या अपने डॉक्टर को बिल्कुल जानिए, क्योंकि अगर आप, जैसे मैं तो मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पर अगर आप पेपर का ऐड खोल करके देखिए तो हर रोज कम से कम 30% जो एड्स आते हैं दे आर रिलेटेड टू कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटोलॉजिस्ट, विज्ञापनों में रहता है। और कई की बार तो हम लोग भी वंडर करते हैं कि एक दाग अच्छा खासा था लेफ्ट साइड में बिफोर पिक्चर में, और ऑल ऑफ सडन राइट साइड के पिक्चर में देयर इज नो मार्क्स। मैं पिछले इतने सालों से सर्जरी कर रहा हूँ मैं जिनसे सीखा उनसे भी कई बार पूछता, बोलते हैं यार ये सब फोटोशॉप से, दे आर जस्ट एडिटिंग ऑफ द, मामूली बात नहीं, फोटो एडिटिंग है। हाँ, मामूली बात है, प्रकाशन में दिखा देना। तो वो आप विज्ञापनों
इसके जाल में मत फंसिए। मोस्ट ऑफ टाइम्स दे आर बेसिकली फेक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये विज्ञापनों की बात चली है तो इस बात को भी हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे कि विज्ञापनों से ज्यादा भ्रम फैलते हैं, भ्रांतियां फैलती हैं, तो कॉस्मेटिक सर्जन और सर्जरी दोनों ही बदनाम होती है। कई बार आपने भी ऐसा आपने महसूस किया होगा, कोई पेशेंट्स आपके पास ऐसे आए होंगे आपके कस्टमर बनकर कि हमने वहाँ ऐसा करवा लिया और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जैसे एक उदाहरण के लिए कहूँगा कि कोई क्रीम है, 7 दिन लगाने से त्वचा गोरी हो जाती है वगैरह वगैरह, सर्जरी के बाद कोई निशान नहीं। तो इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो मेडिकल से रिलेटेड जो विज्ञापन है, स्पेशली जो कि पूरी तरह से गलत या भ्रामक है, वो तो नहीं होने चाहिए। लेकिन समहाउ वो मेरा विषय नहीं है कि मैं उस पर कंट्रोल कर सकूं, बट मैं चाहता हूं कि कोई भी आप चीज़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा लॉजिक लगा कर रखिए। रंग बदल जाएगा 7 दिन में और कोई मार्क्स नहीं रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये 10 दिन में आपके पूरे बाल गायब बाल आ जाएंगे। बालों के संदर्भ में बात करूं तो हर एक हेयर का अपना एक रूट होता है जहां से हेयर ग्रो होता है। तो अगर हेयर फॉल है, जिसको हम बाल्डनेस बोलते हैं, जिसका रूट ही नहीं है, देयर इज नो रूट, रूट इज जस्ट लाइक सीड, एक बीज है वो। तो अगर रूट ही नहीं है तो वो ग्रो कैसे करेगा? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अंकुरित कैसे होगा? हाँ, ये इसके लिए आपको किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको चिंतन की जरूरत है कि साहब ये सामने वाला जो बंदा बोल रहा है, जो भी चीज बेच रहा है, वो चाहे कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस या कोई भी, उसमें एक्चुअली दम है उस विज्ञापन में कि नहीं है, कितना झूठ है कितना सच है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे अभी एक एड जस्ट निकल रहा था, मेरी फील्ड से संबंधित नहीं, फिर भी मैं बताऊं कि एक दवा खा लेने से पूरा जो आर्टरीज की मीन्स खून की नसों के अंदर जो ब्लॉक है वो खुल जाएगा। ये संभव नहीं है। किसी भी डॉक्टर साहब पूछे बोलेंगे तो गलत है, फिर भी लोग वहां पर जाते हैं, लाइन लगाते हैं, ऐसा रहता है। तो ये जो भ्रामक विज्ञापन है, मेरा मानना है ऐसा कि हर एक इंसान जो कि इसको इस्तेमाल करने जा रहा है, बिल्कुल सोच समझ करके और एटलीस्ट जो भी उस एरिया के अपने कॉस्मेटिक सर्जन या कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उनसे एक बार डिस्कस कर ले कि साहब ये जो टीवी पे ऐड आ रहा है वो सच है कि गलत है। हालांकि प्रिंट मीडिया की ही केवल बात नहीं है, वहाँ तो ये जो समाचार पत्र के मालिक हैं या जो भी उसके ऑनर्स है वो लिख दिया करते हैं कि ऊपर दिए गए विज्ञापनों का जो आप व्यवहार करेंगे उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी, पहले आप जांच परख कर लीजिए। इतनी सावधानी आने लगी है। लेकिन सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा इन दिनों कि कई लोग अपनी एक क्लिप्स डाल देते हैं। और उसमें ज्यादा लोग भ्रमित होते हैं और दिन भर उस पर चर्चा होती रहती है। हाँ जी, तो उसके बारे में भी रोक लगनी चाहिए या? मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो बिल्कुल होनी चाहिए। एक गाइडलाइंस या जैसे सर्कुलर, ये हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इस तरह से, जैसे अभी आपने बताया कि एक कॉस्मेटिक सर्जरी बदनाम होती है, अगर इस तरह से कुछ चीजें होती हैं, वो निश्चित रूप से इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए और इस तरह चीजें जो कि निगेटिव वातावरण तैयार करें। क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी पर से बीइंग कॉस्मेटिक सर्जन मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को खूबसूरत बनाना, पहले से बेहतर बनाना, वो जब बाद में हमसे वो मरीज मिलता है तो मुझे लगता है यार इसको मैंने ये बनाया था, पहले ये था। इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, रंगों की बात है भाई, काला रंग है, गोरा रंग है, या लेकिन उसमें कुछ आभा या ओजस्व की कमी है तो वो आप उपाय बता सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पूरा तरह से जो कहा जाता है कि रंग ही बदल देंगे, ये तो एक भ्रामक चीज है। बिल्कुल। तो कोई गाना इस मौके पर अगर याद आता हो आपको तो? मुझे लगता है कि अब जब गोरे रंग की बात आती है तो गोरे रंग पर इतना गुवा न कर, ये तो एक दिन ढल जाएगा। ये हर एक आदमी को समझना पड़ेगा। अल्टीमेटली एजिंग का अपना एक इफेक्ट होता है। जी जी जी। तो हम सबको बुढ़ा होना है, बस एजिंग विथ ग्रेसफुल एक वर्ड है जिसमें बोलते हैं कि जब आप जैसे 60 साल की उम्र अगर आपकी एक्चुअल है, उस समय अगर आप 30 साल के लग रहे हैं तो दैट लुक्स आर्टिफिशियल एंड अननेचुरल। क्या बात है। 60 साल की उम्र में आपको 60 साल या 50 साल का ही लगना चाहिए, न कि आप 20 साल या 30 साल का। ये आपके चेहरे पर भी दिखना चाहिए, आपके अपने अंदाज में भी दिखना चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन अगर 70 साल या 75 साल के हो गए हैं तो वो अपना ग्रेस मेंटेन किए, एजिंग विथ ग्रेस है वहां पर। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं वो। कई लोग सांवले भी होते हैं और उसमें भी एक आकर्षण होता है और दिया गया रंग कुदरत का होता है। जैसे कि आपने कहा, केवल आपको मेंटेन करना है, हाइजीन रखना है और अपनी पर्सनैलिटी में आकर्षण या ग्रेस को बनाए रखना है। बिल्कुल। लेकिन कई लोग एक एज के बाद या कम उम्र में भी आपने देखे होंगे मोटापे का शिकार हो जाते हैं।
या तो पेट निकल आता है, तोंद जिसको कहते हैं, या कहीं से भी एक चर्बी बढ़ने लगती है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी का इसमें क्या रोल है, क्या भूमिका है? पेशेंट आते होंगे आपके पास तो? हाँ जी, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में, स्पेशली कि सर हमारा बच्चा है 14 साल का है, उसकी अभी जैसे रिसेंटली मेरे पास एक बच्ची को लेकर उसके पेरेंट्स आए जो कि 128 किलो की है, 14 साल की उम्र में। वो मेरे पास आए कि साहब इसका आप लाइपोसक्शन कर दीजिए, या इसको हम चाइल्डहुड ओबेसिटी बोलते, या कई बार ओल्ड एज में इवन 80 ईयर्स के लोग भी आते हैं, साहब हमारा इतना मोटापा है, हम 150 किलो के हैं या हम 100 किलो के हैं, आप इसमें से इतना हमारा कम कर दीजिए। लेकिन कई सर्जनों का ये मानना है कि सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी का वजन कम करने से कोई लेना देना नहीं होता, ये भ्रम है। अभी याद अरे त्रिपाठी जी, मैं इसी बात पर आपसे अभी डिस्कस करना चाह रहा था जी। मेरा पॉइंट भी यही अभी मैं नेक्स्ट जो बोलने वाला था कि कॉस्मेटिक सर्जरी में अगर हम बात करें मोटापे से रिलेटेड, तो बेसिकली 3 जगह हमारा रोल होता है। बट अगर सिर्फ वजन कम करने की बात है तो डेफिनेटली वहां पर जो द सर्जरी जिसको बोलते हैं, जो कि एक्चुअल गारंटीड रिजल्ट देती है, दैट इज बेरियाट्रिक सर्जरी। अच्छा, बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में हल्का से अगर हम आउटलाइन दें आपको, तो बेरियाट्रिक सर्जरी मीन्स होता है कि आंतों को या स्टमक को काट करके छोटा कर देना या बाईपास कर देना। अलग अलग उसमें टेक्निक्स हैं। अच्छा। तो जो इंडिया में जैसे गैस्ट्रिक स्लीव टेक्निक बोलते हैं, जिसमें स्टमक को, जो पेट एक्चुअल बोलते हैं, उसको हम कट करके छोटा कर देते हैं। उसी में फिर एक बिलरोथ ऑपरेशन अलग अलग होता है, जिसमें जैसे आंतों को बाईपास कर देते हैं। तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है कि आप या तो खा नहीं पाएंगे, या तो आपका जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में उसका डिपोजिशन फैट का नहीं होगा, और कम खाएंगे। तो उससे आपका गारंटीड वेट लॉस होता है। डेफिनेटली मैंने खुद देखा है, और आपने भी देखा होगा जिनका जिनका बेरियाट्रिक हुआ है जी, उन सबका वजन 50 से 60% तक कम हो जाता है। 50-60% मीन्स होता है जैसे 200 किलो का 100 किलो भी हो सकते हैं, 80 किलो के भी हो सकते हैं। कई एग्जाम्पल हैं, प्रिंट मीडिया में आए दिन छपते बिल्कुल रहते हैं। तो वजन कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी है, बट उसके अपने अपने इंडिकेशंस हैं। आप हर एक आदमी का वजन कम करने के लिए आप बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं कर सकते हो। अच्छा। उसका जैसे अपने क्राइटेरिया है, जैसे BMI है कि BMI 40 से अबव है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 35 से 40 अगर BMI है और विथ साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन है तो आप कर सकते हैं। इस तरह से BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा। आपका वजन कितना, हाइट कितना, उसका एक इंडेक्स निकाल करके फिर वो कैलकुलेट करके BMI निकाला जाता है, और उसके अनुसार अगर आपका वजन ज़्यादा है, 40 एंड अबव है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। लेकिन वहीं पर जब अगर हम बात करें कॉस्मेटिक सर्जरी की, तो लाइपोसक्शन या टमी टक जो होता है एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपका चिन, डबल चिन जैसे बोलते, आपका 2 चिन दिख रहा है, आपके आर्म्स मीन्स बाहों के नीचे आपका लटक जा रहा है, एक्स्ट्रा फैट है। टमी मीन्स पेट में या टमी में, एब्डोमेन जो बोलते हैं, वहां पर आपका एक्स्ट्रा फैट है या एक्स्ट्रा एक्सिन है। थाई में, बटक में, इवन और भी किसी पार्ट पर एक लोकलाइज्ड एरिया में अगर आपका फैट ज़्यादा है या डिफॉर्मिटी है, लोकलाइज्ड डिफॉर्मिटी है, वहां पर आप लाइपोसक्शन या टमी टक कर सकते हैं। अब जब आप लाइपोसक्शन या टमी टक करते हैं पेट का, तो जो भी आप 5 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर निकालते हैं फैट, तो डेफिनेटली एंड नेचुरली उतना वजन आपका कम होगा। तो लाइपोसक्शन या टमी टक पर से ये आपको रीशेपिंग या जो आपका रीडिजाइनिंग हम करते हैं, या एक फिगर को मेंटेन करने के लिए, इसमें जो वजन कम होता है ये बाई प्रोडक्ट है। आप एक कह सकते हैं सोने पर सुहागा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लूज था बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा चर्बी या एक्स्ट्रा ओवर हैंगिंग फोल्ड जो बोलते हैं, पेट में एक जो फोल्ड बन जाता है, जैसे वो निकालते हैं तो आपका एक तो शेप में आप आ गए, आपका कॉन्फिडेंस बन गया, प्लस आपका जो 10 लीटर निकला या 5 लीटर निकला उतना आपका वजन भी कम हो गया। तो इसमें ये बाई प्रोडक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सोने पर सुहागा। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है त्रिपाठी, जो हमको समझने की जरूरत है थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, जो मेरी अपनी ही फील्ड से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि जो भी इंसान है उसका पहला प्रॉब्लम क्या है। उसका पहला प्रॉब्लम वजन है या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। समहाउ हम इंडिया में, भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा कम करके आंकते हैं। मीन्स अगर कोई सड़क पर आदमी जा रहा है तो हम कभी नहीं कहते हैं कि वो 200 किलो का जा रहा है या 150 किलो का जा रहा है। हम उसको बोलते हैं देखो मोटा जा रहा है, पतला जा रहा है, और चल नहीं पा रहा है मोटापे के कारण। तो हमारा प्राइमरी एम जो होना चाहिए दैट इज टू हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही बात है। उसके लिए अगर बेरियाट्रिक की जरूरत है, बेरियाट्रिक करिए। अगर उसको सिर्फ लाइपोसक्शन या टमी टक से काम हो जाता है तो आप उसको करिए। बट इन दोनों के करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको
काउंसिल करना पड़ेगा कि लाइफ स्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मीन्स खान पान में परहेज करना पड़ेगा या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा, इन बातों के पूर्व, इस चिकित्सा के पूर्व कोई स्पष्ट या पर्टिकुलर जांच करवानी पड़ेगी उसकी कि डायबिटिक है या नहीं है, व्हाटएवर? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी सर्जरी अगर आप करने जा रहे हैं तो उसका जो हम फिजिकल फिटनेस जी, तो पेशेंट फिजिकली फिट है कि नहीं, हम उसको बेहोश कर सकते हैं कि नहीं, एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू सर्जरी का अपना एक वो बियर कर पाएगा कि नहीं पेशेंट पाएगा। इसके लिए निश्चित रूप से डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का लेवल होता है, हीमोग्लोबिन। पहले पेशेंट को हम ये भी बोलते हैं कि आपको काउंसिल करने की जरूरत है, मीन्स आप क्यों करा रहे हैं, पहले ये समझना जरूरी है, ये जरूरी है, चर्चा करनी होगी। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन कॉस्मेटिक सर्जरी समझना। तो जब आप सर्जरी कोई भी करा रहे हैं तो आपको खुद में पता होना चाहिए और ये सर्जरी है, इसका अपना इफेक्ट, साइड इफेक्ट सब कुछ होता है, और वो जान करके उसके बाद ही आप सर्जरी कराइए। मतलब काउंसलिंग पहले होगी, उसके बाद प्रक्रिया होगी। जहां तक आपने ये बात छेड़ी है कि नई जनरेशन में ऐसा अक्सर होता है, या टॉलरेशन जो पावर होता है वो कम होता है, सहनशीलता। कई आपने देखा कॉलेज गोइंग बॉयज, गर्ल्स, या जो डीजेज हैं या अलग टाइप के रॉक पॉप सिंगर्स स्टाइल में लोग जीते हैं, तो वो टैटू बनवाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हुए टैटू बनाते हैं। ठीक है, बनवा लिया है, गुदवा लिया है, कलर्ड है, मल्टी कलर्ड है, लेकिन उसको हटाकर बाद में कुछ समय के पश्चात दूसरा टैटू उसी जगह पर डिजाइन करवाना है। तो ये कितनी बार करवाना उचित होता है, अनुचित होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, त्वचा पर क्या प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन है आपके, दोनों को अलग अलग ही समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो यंग जनरेशन है या जो टीनेजर्स हैं, ये जो टैटू बनवाते क्यों हैं, सही बताएं तो ये तो मेरा क्षेत्र नहीं है, तो उन्हीं को डिसाइड करना है कि बनाना है कि नहीं बनाना है। कई बार उनके अपने अपनी मजबूरियां होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, साथ के लड़के बोल रहे हैं तो वो बना लिए, स्टाइल है, स्टेटस सिंबल है, एक आजकल स्मार्टनेस का एक नया क्रेज है, इट्स अ फैशन। कई बार किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो बनाते हैं, वो उनका अपना है, जैसा उनकी अपनी मेंटलिटी वैसा वो करते हैं, इस पर मैं कुछ बोलूं सही नहीं रहेगा। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कई बार जब ये लोग बनवा लेते हैं उस एक इम्पल्स में आकर के, कुछ दिनों बाद ही उनको रियलाइज होता है कि यार मुझे नहीं बनवाना चाहिए था, अच्छा नहीं लग रहा है, या पर्टिकुलर एक जॉब में उनको जाना है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आर्मी है, क्रूज में शिप पे जाना है, वहाँ पर ये सब नहीं चलता है। कई बार रिलीजियस उसमें भी वो टैटूज नहीं प्रेफर करते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं उसको निकलवाने के लिए। तो जब हमारे पास आते हैं निकलवाने के लिए, तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज, क्या कलर है उस टैटू का, कितने कलर के हैं, एक है कि मल्टीपल कलर्स हैं, कितना डेप्थ है उनका, उस पर हमारा ट्रीटमेंट वेरी करता है। आजकल कॉमनली हम लोग इसको लेजर से ही करते हैं, बट किसी किसी के पास टाइम नहीं है। लेजर का प्रॉब्लम क्या है कि लेजर मल्टीपल सिटिंग्स लगता है डिपेंडिंग अपॉन द कलर्स, बट कई बार करना पड़ता है, 4-5 बार से लेकर हो सकता है 10-12 बार भी करना पड़े, और एक से दूसरे बार के बीच में करीब 1.5 से 2 महीने का गैप होता है। तो आप कह सकते हैं कि 5-6 महीने से लेकर के इट मे गो अप टू 1 साल 1.5 साल तक। तो उसमें लेजर मीन्स होता है थर्मल एनर्जी, एक तरीके से आप समझिए अगर उसको, तो थर्मल एनर्जी बार बार वहां पर आप हीट दे रहे हैं और उसको बर्न कर रहे हैं, तो एक इफेक्ट तो पड़ता है। अगर एक ही एरिया में बार बार किया जाए तो स्किन का डिस्कलरेशन हो सकता है, कई बार हाइपोपिगमेंटेशन या कालापन भी आ जाता है, या कई बार सफेदी भी आ जाती है, स्किन थोड़ा थिंड आउट हो जाती है। उसका एक नेचुरल जो लस्टर होता है, एक एक स्किन का नेचुरल एक कलर होता है, टोन होता है, इलास्टिसिटी होती है, वो थोड़ा सा कम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जिसे एक पेपर को आप पेंसिल से लिखकर उसको बार बार मिटाते हैं रबर से, एक अवधि के बाद वो हिस्सा पेपर का झीना सा दिखाई देता है। नॉट एग्जैक्टली कि पेपर से हम स्किन का तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर का तो रीजनरेशन नहीं होता, स्किन का रीजनरेशन होता है। बॉडी बहुत हद तक उसको ट्राई करती है एकोमोडेट करने की, बट स्किन एक ऐसा ऑर्गन है ना जो कि यूजुअली भूलता नहीं कि आपने उसके साथ कितने एक्सपेरिमेंट किए कुछ न कुछ दिनों बाद वो बता ही देता है। कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए आपके पास तमाम कस्टमर आते हैं पेशेंट बनकर, तो किस वर्ग के लोग ज्यादा आपके पास आते हैं, या कहा जाता है लेविशली एलिट क्लास, या आम आदमी भी आपके पास आते हैं? पहले तो कह सकते हैं हम लोग शुरू की जो प्लास्टिक सर्जरी स्पेशली भारत में या इंडिया में जब आई थी, तब तो एलिट क्लास डेफिनेटली आता था, क्योंकि महंगा था, प्लास्टिक सर्जन्स भी कम थे, सब जगह अवेलेबल नहीं थे, एंड अवेयरनेस भी काफ़ी कम था।
प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक और चीज़ है खासतौर से भारत में कि ये जो बॉलीवुड है उसने प्लास्टिक सर्जरी को काफ़ी हद तक कह सकते हैं प्रमोट किया है, बढ़ावा चाहे चाहे वो सत्यम शिवम सुंदरम में आप देखिए जैसे भी, तो वो एक कह सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी ऑफ इंडिया या प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया वो डेफिनेटली ऋणी है बॉलीवुड के। सही बात। क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक अवेयरनेस दिखाया है कि ये चेहरा पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो सकता है। और उसी का खासतौर से आजकल का जो डिजिटलाइजेशन का जो ज़माना है, जहाँ पर घर घर में टीवी है, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, मूवीज़ हैं, उसके कारण पहले जो ये सिर्फ बड़ा या कह सकते हैं हाई प्रोफाइल का जो वर्ग था, अब उनके अलावा जो नॉर्मल या इवन जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के लोग हैं, अब वो भी सामने आ रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए। अच्छा, तो ये एक शिफ्ट चेंज हुआ है। मुझे लगता है कि उसका कारण एक तो ये है कि सबका जो जीने का जो पद्धति है वो अब बदल गया है, हमारा अपलिफ्टमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ा हुआ है, हमारा पर कैपिटा जो इनकम है वो बढ़ा हुआ है, प्लस अवेयरनेस बढ़ी है। पहले जो एक लगता था यार कि ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दूं कि किसी का कैंसर सर्जरी हो गया, मुंह काट दिया तो वैसे ही जीना है क्योंकि कैंसर है आपका, ये बन नहीं सकता। लेकिन चूंकि अब उनके पास एक अवेयरनेस है कि ये बन सकता है और प्लास्टिक सर्जन्स उसको कर सकते हैं, ये अवेयरनेस आ गया है, तो अब वो पेशेंट सामने से बोलते हैं साहब कि आपके यहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी होती है क्या, हमको ये कराना है। अच्छा, मतलब ये फर्क मिटता जा रहा है, काफी मिटता जा रहा है, और अब हर वर्ग सभी के लोग वर्ग कर के सकते लोग हैं। आपके पास बिल्कुल आते बिल्कुल। हैं। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरी करवा के वो कितना सेटिस्फाई होते हैं या कितना अंतर पड़ता है, या ये सर्जरी कितनी प्रभावी होती है या कितनी भ्रांति फैलाती है, इसके बारे में आप बताइए। कॉस्मेटिक सर्जरी की अगर हम बात करें पर से, तो कॉस्मेटिक सर्जरी यूजुअली भ्रांति नहीं फैलाती। अच्छा, ये बहुत स्ट्रेट कह सकते हैं कंप्लीट ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है। इसको मेरे सर डॉक्टर उदय भट्ट जिन्होंने मेरे को पढ़ाया था, वो कहते थे कि एक बिग डिफरेंस है बिटवीन आर्ट एंड साइंस एंड कॉस्मेटिक सर्जरी में। जब साइंस और आर्ट दोनों एक साथ मिलते हैं, देन ओनली यू बिकम अ कॉस्मेटिक सर्जन। यहाँ पर मेरा बोलने का जो उद्देश्य है वो कैसा है कि हमको कुछ चीज़ें इमेजिन करनी होती है। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने बताया साहब हमको हमारा फेस में ये चेंजेस कराने का है, हमारा फेस में हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ता है कि आखिर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हम इमेजिन करते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें अगर हम ये कर दें तो ये बेहतर होगा कि नहीं होगा, और फिर आता है उसको साइंटिफिकली एग्जीक्यूट करना। तो जब हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यूजुअली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। अच्छा, आप कह सकते हैं कि दे आर बेसिकली इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। एक और यहाँ पर मैं वर्ड ऐड करना चाहूँगा, सेंटेंस ऐड करना चाहूँगा कि इफेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, बट दैट इज़ नॉट परमानेंट। मीन्स यहाँ पर मैं जो पॉइंट देना चाहता हूँ कि जो एजिंग प्रोसेस है, जो नेचुरल एजिंग का एक प्रोसेस है कि हम बचपन से यौवन अवस्था में आते हैं, फिर यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था में आते हैं, और फिर जो हमारा एक फाइनल ट्रूथ है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम रोक नहीं सकते। और ये जो सर्जरी का जो महत्व है और जो इसका प्रतिफल है, इसका रिजल्ट है, वो स्थायी नहीं है। यस, अस्थायी नहीं है। सही, बहुत कह आप सकते हैं। ये आपने सही बात बताई। डॉक्टर साहब, वक्त बचा है इतना कि चलते चलते हमारे सुनने वालों को आप कॉस्मेटिक सर्जरी से मुताल्लिक क्या राय देना चाहेंगे कि कौन लोग इसके लिए आगे बढ़ें और उनको काउंसलिंग हेतु क्या तैयारी करनी चाहिए? इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले जो भी कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए लोग जाना चाहते हैं, उन सबसे मेरी जो सलाह रहेगी वो ये है कि सबसे पहले आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, मीन्स किसी भी मरीज को या किसी भी पर्सन को वो क्या कराना चाहते हैं, उनको खुद में वो क्लियर होना चाहिए। किसी के कहने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, बल्कि खुद से उनको लगना चाहिए भाई मेरे बाल नहीं है, बाल आ जाए, मेरा नाक टेढ़ा है, सीधा हो जाए, मेरे होंठ पतले हैं, मोटे चाहिए, मोटे हैं, पतले चाहिए, मुझे डिम्पल चाहिए, जो भी आपको चाहिए। आपके अगर वक्षस्थल की बात करें हम किसी फीमेल की, या किसी पर्सन का अगर पेट ज़्यादा है, कम है, जो भी, ये आपको खुद में आपकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। नंबर 1, कॉस्मेटिक सर्जरी में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिससे भी करा रहे हैं, आप सिर्फ ऐड देख करके उसके पास मत जाइए, बल्कि अपने डॉक्टर्स को बिल्कुल जानिए, उसकी डिग्री देखिए, प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं ये देखिए, क्योंकि जिसको भी आप अपनी शरीर सौंप रहे हैं वो पर्सन आपके शरीर के साथ न्याय करने जा रहा है कि नहीं करने जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो कोई भी बंदा किसी के पास भी अगर ऑपरेट कराने जा रहे हैं या कुछ भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराने जा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को तो जरूर जानिए। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। मेरा तीसरा जो सलाह है या कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी बिल्कुल इफेक्टिव है, बिल्कुल प्रभावी है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है, आपका लुक इंप्रूव करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करती है। ये सिर्फ जिसको कई बार लोग बोलते हैं इट्स नॉट केवल सौंदर्य नहीं बढ़ाती, हाँ, आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, एक बच्चा जिसका कटा होंठ लेकर के पैदा होता है, अगर वो एडल्ट हो जाता है तो कितना खराब दिखता है बचपन में भी या बड़े में। लेकिन अगर वही उसका हम लिप को रिपेयर कर दें, और रिपेयर मीन्स प्रॉपरली रिपेयर, जिसमें फंक्शन भी आए, उसका लुक भी बेहतर हो और उसमें चेतना भी, और उसने चेतना भी रहे, इससे अच्छी तो और कोई चीज नहीं। उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, सोशली एक्सेप्टेबल हो गया, वो हर जगह जा सकता है, किसी जगह जाने में उसको शर्म नहीं आएगी, और अपना सारा काम कर रहा है। तो यही चीज कॉस्मेटिक सर्जरी में हम लोग करते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर्म दैट इज इंपॉर्टेंट। एक और लाइन अगर हम बोलें कि आपकी आंख बहुत खूबसूरत है लेकिन उसमें विजन नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हो, तो आपको तो अंधा ही कहा जाएगा। लेकिन आपकी आंख खूबसूरत है और आप देख भी पा रहे हो, तो दिस इज व्हाट कॉस्मेटिक सर्जरी इज। आपका फॉर्म और फंक्शन दोनों ही मेंटेन अगर हो जाते हैं तो इससे बेहतर चीज और कुछ भी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, कॉस्मेटिक सर्जरी और इससे जुड़ी भ्रांतियां विषय पर आज के हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम में आपने कठिनतम जो समस्याएं हैं उनका बहुत ही सरलीकरण करते हुए बहुत ही आसान शब्दों में समाधान किया, और विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपने हमें अनुग्रहित किया। इसके लिए सुनने वालों की ओर से और विविध भारती की ओर से हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सेहतनामा कार्यक्रम, और हमारे साथ थे आज के इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मिथिलेश मिश्रा। कार्यक्रम में चर्चा का विषय था कॉस्मेटिक सर्जरी और इससे जुड़ी भ्रांतियां। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थी भावना सिंदल, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है, हर रोज सुनिए।